नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दंगल में अपना डेब्यू कर लिया। गोरखपुर के महाराज कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से नामांकन भरा। इस मौके को ग्रैंड बनाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मौजूद रहकर योगी आदित्यनाथ के नामांकन को खास बना दिया। दरअसल बीजेपी का प्लान सीएम योगी को गोरखपुर से लड़वाकर पूरे पूर्वांचल पर असर डालने का है। आज हम बीजेपी के इस पूर्वांचल प्लान को डिकोड करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की घटना ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इस घटना की जांच में जो बातें सामने आई वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। आज ओवैसी ने खुद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर संसद में सरकार पर आरोपों की जबरदस्त फायरिंग भी की। लेकिन खबरदार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दंगल में एंट्री मार ली है। सीएम योगी के नामांकन को बीजेपी ने हाई प्रोफाइल इवेंट बनाकर पूर्वांचल में अपने चुनाव प्रचार की भी ग्रैंड शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया। 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसी के साथ एक और चीज ऐसी है जो पहली बार हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान मौजूद थे। नामांकन के पहले एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने संबोधित भी किया लोगों को। इससे पहले सीएम योगी ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और हवन किया। सीएम के नामांकन के दिन को बीजेपी ने पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन का दिन बना दिया। ये तो पहले से तय था कि इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गोरखपुर को ही क्यों चुना, इसका अंदाजा आज उनके नामांकन वाले दिन गोरखपुर के माहौल ने दे दिया। ये सीएम योगी की घर वापसी है। वोटिंग डे से पहले ग्रैंड नॉमिनेशन डे है। गोरखपुर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, बल्कि आध्यात्मिक भूमि भी है। 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जब पहली बार विधानसभा चुनाव में डेब्यू करने निकले तो इस इवेंट को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन डे को बीजेपी ने कॉन्सर्ट डे बना दिया। योगी ने अपने नॉमिनेशन डे की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में हवन और पूजा से की। इसके बाद वो गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव किया। ये पहली बार है जब अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जो कि जिलाधिकारी के कार्यालय चल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये नामांकन हुआ है और खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर उनके नामांकन के लिए आए और सीधे तौर पर यह कवायद थी कि यूपी में किस तरीके से बीजेपी की वापसी होगी और इस वापसी के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को चुना है और यहां से वो एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सांसद के तौर पर नहीं, विधायक के तौर पर। और उनके समर्थन के लिए यहाँ पे खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। साफ है कि यूपी की लड़ाई में किस तरीके से राष्ट्रीय संगठन ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए योगी आदित्यनाथ के गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर पहुंचे। नामांकन के दौरान भी योगी के बगल में खड़े रहकर संदेश दिया कि केंद्रीय नेतृत्व का योगी आदित्यनाथ पर पूरा आशीर्वाद है। ये बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तावित करने का काम किया। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने
उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर रह चुके योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को चुना तो विरोधियों ने सवाल भी उठाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सिर्फ सेफ सीट नहीं है, बल्कि उनकी कर्म और योग भूमि भी है। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबकी ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। सीएम योगी को इस सीट से चुनाव लड़वाकर बीजेपी पूर्वांचल को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रयास है कि पूर्वांचल जीत को अजेय रखा जाए। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल के 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीट पर जीत मिली थी। ये बीजेपी का अब तक का रिकॉर्ड है। जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर योगी अपना असर रखते हैं। योगी का पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ना और गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद होना ये संयोग नहीं है, पूर्वांचल में बीजेपी का प्रयोग है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। पश्चिमी यूपी में नुकसान की भरपाई करने के लिए अब पूर्वांचल में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ पर दांव चला है। योगी के नॉमिनेशन पर दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी बता रही है कि उत्तर प्रदेश के दंगल में बीजेपी हर दांव आजमाएगी। 22 के ख्वाहिश छोड़ द बबुआ, 22 के ख्वाहिश छोड़ द बबुआ, हो जा दूसर काम, अरे जनता के मन भागैल बा योगी जी के काम। जोगिरा सारा रारा। गोरखपुर से चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यहाँ एक लाइन बहुत फेमस है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी यहाँ से अजय रहे हैं, बल्कि गोरखपुर का रिकॉर्ड रहा है कि जिस पर भी योगी का हाथ रहता है वो विजयी होता रहा है। और इस बार तो खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। गोरखपुर सदर की सीट 1989 से अब तक हुए हर चुनाव में गोरखनाथ मठ के पास ही रही है। 1989 से 2017 तक हुए 8 विधानसभा चुनावों में से 7 बार ये सीट बीजेपी के पास और 1 बार हिंदू महासभा के पास रही। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल यहां से जीते। उसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक लगातार जीतने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यहां से विधायक रहे, जिससे साफ है कि 1989 से गोरखनाथ मठ का इस सीट पर राजनीतिक प्रभाव बना हुआ है। और अब गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या कायस्थ वोटरों की है। कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000 और दलित समुदाय के 20,000 वोटर हैं। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। इस सीट पर
मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 50,000 है। कहा जाता है कि गोरखपुर सदर सीट पर वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। अब की बार जब खुद योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव मैदान में है तो बीजेपी समर्थकों का उत्साह भी सातवें आसमान पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहां पर जुटे हैं, जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, कितने बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा बनने जा रहे हैं। हाँ, 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर में ही उनका चलता है या बाकी सब जगह वो है? योगी जी के चलता है। पूर्वांचल में हमारे योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना फर्क आएगा गोरखपुर से चुनाव में लड़ रहे हैं? कितना महाराज जी से किसी की लड़ाई नहीं है, बीजेपी से किसी की लड़ाई नहीं है, सब झूठ में सब पागडंडी बतिया रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 5 साल में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, फिर दोबारा आ रहे महाराज जी, ऐसा कोई टक्कर में नहीं है। और इस बार महाराज जी चुनाव नहीं लड़े, एक कार्यकर्ता लड़ा है। क्या बदलाव आया है 5-7 सालों में? आपको क्या लगता है क्या चीज? गोरखपुर 2017 के बाद गोरखपुर समझिए कि बहुत बदलाव हुआ है, जो 50 वर्ष एडवांस हो गया। कुछ नहीं था गोरखपुर में, क्या नहीं? गोरखपुर में कुछ नहीं था, खाद कारखाना नहीं था, एम्स नहीं था, चीनी मिलें सब बंद हो गई थी। पूज्य महाराज जी जब से सरकार बनाए तब से ये सारी चीज उत्तर प्रदेश में सड़क की जो स्थिति थी, आपके गोरखपुर में अगल बगल जितने भी सड़क देख लीजिए, हजारों किलोमीटर की सड़कों का। समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती है? पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, कोई भी पक्ष नहीं है, सारे लोग धराशायी हो गए हैं। केवल फालतू में इधर उधर का इल्जाम लगा रहे, कोई इल्जाम नहीं रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत दूर दूर तक है महाराज जी का, महाराज जी के टक्कर का कोई है ही नहीं। पूरे फुल बहुमत से जीतेंगे, 400 तो प्लस कर जाएंगे, 400 से ज्यादा वोट लाएंगे, जीतेंगे वो। गोरखपुर का माहौल कितना बदला? देखिए, गोरखपुर में जो अराजकता थी माननीय योगी जी की सरकार के पहले, वो सारे दंगाइयों को योगी जी ने जेल के अंदर ठूस करके जो शांति की व्यवस्था कायम की हुई है, जिस तरह से विकास के पथ पर गोरखपुर नहीं पूरा उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी कहती है कि अभी भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में विफल बताती है, रोजगार पे सवाल खड़े करते हैं वो लोग। देखिए, एक कहावत है, रौंद डाला कलियों को जिसने अपने हाथों से, वही अब दे रहे दुहाई इस गुलशन की रहनुमाई का। पूरे प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनको केवल अराजकता ही दिखाई दे रही है, शांति व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। 1200 से अधिक गुंडे जेल के अंदर चले गए या भगवान को प्यारे हो गए, यह उनको नहीं दिखाई दे रहा। गोरखपुर में छठे दौर में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी की जीत का पूरा विश्वास है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को अपने नॉमिनेशन को लेकर ही चिंता सता रही है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोरखपुर में सीएम योगी के नामांकन के बाद आज तक ने चंद्रशेखर आजाद से भी बात की। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने नॉमिनेशन भर करके शुरुआत की है, पूरे कैंपेनिंग की। वहां से प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी हैं गोरखपुर से जो हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद। पूरब में वो मुख्यमंत्री हैं, उनको आपने टक्कर दी है। अब जो लड़ाई है वो किस तरीके की, क्योंकि आज बड़ा शो किया है मुख्यमंत्री ने और आगे पूरा ऐलान किया है कि उनकी लड़ाई किस तरीके से रहेगी। देखिए, वो सत्ता में हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उनसे बन पड़ता है कर रहे हैं। और आप ये बताइए, अगर आपने 5 साल बहुत अच्छे काम किए तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पूरी फौज उतारनी पड़ी नॉमिनेशन में, और वो भी फिर समय और वो मुहूर्त तय करके? यानी कि आपके अंदर डर है, मुख्यमंत्री जी हताश है, निराश है, और कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में कल हुआ वो आपने देख ही ली है। जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मुझे तो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैंने ट्वीट भी किया है, मुझे डर है कि मुख्यमंत्री सत्ता का और धनबल का दुरुपयोग ना करके मेरा नॉमिनेशन ना कैंसिल करवा दें, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूं कि कोई ऐसा चूक ना हो। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस तरह मैं कार्यशैली देख रहा हूं मुख्यमंत्री की, वो इतने डर में है कि हो सकता है मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दें। लेकिन ये शंका आपको क्यों है नॉमिनेशन रद्द करवाने की? क्या आपको यह ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर में आपको जो रिस्पॉन्स मिला, आप गए भी थे गोरखपुर, क्या आप उस रिस्पॉन्स के आधार पर ये बात कह रहे हैं? किस आधार पर? मैं इस आधार पर कह रहा हूं, मैंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था। वहां जो अभी एसएसपी हैं, वो एसएसपी बीजेपी के एक सांसद है, उनके दामाद,
उनका निजी, मैंने खुद उनको देखा कि वो ट्वीट रीट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री के। उनपे मनीष गुप्ता हत्याकांड का इतना बड़ा मामला लगा और वो सरकार की छवि को मैनेज करने में लगे थे कि वो एक अधिकारी कहता है कि क्या होगा मुकदमे से, कोर्ट के चक्कर काटते फिरोगे, जबकि ये कहना चाहिए कि हम न्याय दिलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकारी सिस्टम पे उनका कब्जा है और वो उसका दुरुपयोग करेंगे। आप कह रहे हैं क्या कि गोरखपुर में आपकी जीत होगी? गोरखपुर हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे और गोरखपुर में जो तानाशाही, फरमान तंत्र, हिटलरशाही है उसका अंत निश्चित है। जनता मन बना के देख चुकी है और वो इंतजार करे चुनाव कब आए। जैसा मैंने कहा, हम मजबूती से लड़ेंगे। देखो मुख्यमंत्री को क्यों इतनी फौज उतारनी पड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री की समझ में आ रहा है कि चंद्रशेखर मजबूती से लड़ रहे हैं और मैं नहीं डरता मुकदमों से। मुझे कई थ्रेट और सब चीजें की जेल भेज देंगे, तो मैं कह रहा हूँ भेज दीजिए जेल, क्या फर्क पड़ता है इससे। पार्टियों से भी उम्मीद है आपको समर्थन की? मुझे जनता से बहुत उम्मीद है। बाकी पार्टियों को उनको हराना होता तो वो उनके लिए कुछ मजबूत समीकरण तैयार करते। बाकी पार्टियां चाहती हैं कि उनको वॉकओवर मिल जाए। और जो आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने पे ये देंगे वो देंगे, तो उनकी 5-5 साल की सरकार दी, क्या दिया जनता जानती है और जनता हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। दावों के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती नहीं है। सीएम योगी को कितनी चुनौती ये दे पाते हैं आगे पता चलेगा। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि योगी आदित्यनाथ 70 वर्षों में यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनसे पहले मायावती और अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल पूरे किए थे। लेकिन इस बार अगर सीएम योगी चुनाव जीत जाते हैं और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। चुनाव जीतकर अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 15 साल में पहले विधायक मुख्यमंत्री होंगे। उनसे पहले मायावती और अखिलेश यादव सीएम रहने पर एमएलसी थे। अगर योगी चुनाव जीतते हैं और बीजेपी सरकार बनाती है तो वो 37 वर्षों में सत्ता बरकरार रखने वाले पहले सीएम होंगे। उनसे पहले वर्ष 1985 में कांग्रेस के एनडी तिवारी लगातार दूसरी बार अपनी कुर्सी बरकरार रखने में कामयाब हुए थे। अगर योगी चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रख पाएंगे। उनसे पहले यूपी में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह ऐसा नहीं कर पाए थे। और अगर योगी जीतकर दोबारा सीएम बनते हैं तो वो नोएडा के अंधविश्वास को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति में अंधविश्वास है कि जो भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान नोएडा का दौरा करता है वो अगला चुनाव हार जाता है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। 1988 में यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह को नोएडा से लौटने के कुछ दिनों बाद पद छोड़ना पड़ा था। उनके उत्तराधिकारी एनडी तिवारी भी नोएडा का दौरा करने के बाद सीएम की कुर्सी गंवा बैठे थे, इसीलिए यह भ्रम बनता गया। इसके बाद से प्रदेश के सीएम और अन्य नेताओं ने नोएडा से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा का दौरा करके इस परंपरा को तोड़ा। ऐसे में अगर सीएम योगी चुनाव जीतकर अपने पद पर बने रहे तो उनकी जीत रिकॉर्ड तोड़ कही जाएगी। अब हम खबरदार में बात करेंगे एक ऐसी आपराधिक घटना की जिसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कल एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाईं और उन दोनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी माहौल में हुए इस हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। यूपी चुनाव में अभी तक सिर्फ बयानों की बमबाजी हो रही थी, गर्मी मिटाने और तमंचावादियों की बात हो रही थी। लेकिन कल शाम सच में गोलियां बरसीं और उसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? असदुद्दीन ओवैसी कल जब गाजियाबाद के छजारसी टोल प्लाजा पर थे तो 2 युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखे। पहले ने लाल रंग की हुडी पहनकर दौड़ते हुए फायरिंग की और जब ओवैसी के काफिले की एक गाड़ी हमलावर को डराने के लिए उसकी ओर दौड़ी तो वो गिर पड़ा। हालांकि उसका सफेद जैकेट वाला साथी हमलावर फायरिंग करता रहा। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान देखिए। ये रही वो बंदूक जिससे फायर किया गया। ये एक 9mm पिस्टल है जो ज्यादातर सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका निशाना
अचूक होता है। यानी इस हमले का मकसद साफ था, ओवैसी का खात्मा। मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे उन सब ने अपनी जबान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी की गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों युवक सचिन और शुभम यूपी के ही रहने वाले हैं। सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि उसने लॉ की पढ़ाई की और उस पर पहले से 307 यानी हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज है। दूसरे आरोपी का नाम शुभम है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन क्या करता है इसकी कोई जानकारी नहीं। दोनों हमलावरों पर धारा 307 के तहत ही अब मामला दर्ज किया गया। फिलहाल सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस कल रिमांड लेने की कोशिश करेगी। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि सांसद जी के एक धर्म विशेष के प्रति जो इनके स्टेटमेंट्स आते हैं तथा माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे। उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके पास से अवैध असलाह भी बरामद किया है तथा ये जिस गाड़ी से आए थे अल्टो गाड़ी, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और इसके लिए जो विशेष टीम लगाई गई है वो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ओवैसी एक सांसद हैं, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी, लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी और घटना की जांच का भरोसा दिलाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है। उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे, इस वजह से हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही। इस बयानबाजी ने इस मामले को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे की तरफ मोड़ा है। शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी पर हुए हमले के बाद हैदराबाद में हंगामा चल रहा है। ओवैसी के समर्थकों में गुस्सा है। हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दरअसल इस हमले में दो पहलुओं की तलाश की जा रही है। राजनीतिक पहलू की चर्चा तो नेता कर रहे हैं और आपराधिक पहलू की जांच पुलिस। जैसे कल ही ओवैसी ने दावा कर दिया था कि उन पर हमला 9mm पिस्टल से किया गया। हैरानी इस बात की है कि गोली की आवाज सुनकर ही उन्होंने बंदूक का सही मॉडल बता दिया। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा
पेंच केवल यही नहीं है, इस हमले के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया वो हैरान करता है। उसके मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों का मकसद ओवैसी को केवल डराना था, क्योंकि गोलियां शीशे पर नहीं चलाई गई, दरवाजे पर चली। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है, उसमें 7 दिन बचे हैं। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है, जहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, और यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक पहलू के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी देखे जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। संसद के भीतर खुद पर हुए हमलों की बात बताने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी बाहर आए तो आज तक की टीम ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री से बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे। ओवैसी साहब, आप कल कैंपेन करने जा रहे हैं यूपी और बिना सुरक्षा के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा मानना ये है कि भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और हमारी जान की कीमत पीलू खान, रकबर, अखलाक से बढ़ के नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो हम एमपी को सुरक्षा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। और हमने ये कहा है कि ये जो लड़के कल गोली चलाए हैं वो कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा पैदा होता है। और जिन्होंने कल गोली चलाई वो कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? अब्दुल आज़म की, ऐमन अल ज़ोहरी की, या फिर सैयद कुतुब की किताब पढ़कर। रेडिकलाइजेशन एक फैक्ट है जो हम बीजेपी से कह रहे हैं। एनडीए में आप एनडीए 1 में गलती की, फिर गलती कर रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, देश को तो नुकसान हो भी रहा है। और यूएपीए क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? जब एक तकरीर पर लग सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट पर मैच, क्रिकेट मैच के ऊपर लग सकता है, तो ये तो सिटिंग 4 मरतबा का एमपी है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और सिर्फ 307 पे बात खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि ये लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं, इनके पीछे कौन लोग? यकीनन, क्योंकि ये इतना वेल प्लान तरीके से रेकी की गई है। इनको मालूम था कि उस टोल गेट के पास गाड़ियां रुकेंगी, स्लो हो जाएंगी, और 6-7 फीट के फासले से हम अपनी मौत को देख रहे थे। ये और बात है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। मौत तो सबको आएगी, कोई नहीं बचेगा। मगर याद रखिए, अगर आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेके। आखिरी सवाल, आपकी स्पीचेस को लेकर के जिस दिन से आप बोलते हैं, कहते हैं, उनसे वो ज्यादा उनको। आज देखिए, हम क्या बैंड बाजा की पार्टी है? हम क्या कोई गुलकार हैं? हम क्या कोई म्यूजिक लगाकर नाचेंगे? आपको हमारी बात पसंद नहीं आती, अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानी, आप कंप्लेन करिए। क्या आप गोली चलाएंगे? आप जस्टिफाई करें। कल मैं कहूंगा कि मुझे अशोक सिंघल की बात पसंद नहीं है, मैं गोली मार दूंगा। कौन होते आप? ये जजेस, जुडिशरी किस लिए है? अचार डालने के लिए। पुलिस किस लिए है? पुलिस किस लिए? नाचने के लिए है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी करता है, कंप्लेन करिए। आप गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रख लीजिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी है। लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से।